मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस यानी गिरवी के अनुबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका पार्ट है। जिस प्रकार हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में पढ़ा है, वो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस एक प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसी के तरह है, यानी दोनों का जो नेचर है वो एक जैसा है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में लोन का एलिमेंट नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर लोन का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। आप अपने फ्रेंड को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बुक देते हैं उधार, और जैसे ही आपका फ्रेंड एग्जाम के प्रिपरेशन पूरी कर लेता है तो बुक आपको वापस लौटा देता है। इस ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के नाम से जानते हैं या निक्षेप के अनुबंध के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आप अपने रिलेटिव से 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और उसके बदले सोना रख रहे हैं जमानत के तौर पर। यहाँ पर आप लोन बैंक से भी ले सकते हैं, और यदि बैंक के अंदर आप जमानत के तौर पर गोल्ड रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं। यानी जब बेलमेंट किसी लोन के लिए जो है किया जाता है, निक्षेप किसी ऋण के लिए किया जाता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के नाम से जानेंगे। यहाँ पर जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो हम सोना रख रहे हैं गोल्ड, तो वो एक प्रकार का बेलमेंट है। यानी बैंक उस गोल्ड को तब तक रखेगा जब तक कि हम लोन का पूरा रीपेमेंट विद इंटरेस्ट नहीं कर देते। जैसे ही हम लोन का कंप्लीट रीपेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद बैंक उस गोल्ड को, उस सोने को हमें वापस लौटा देगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गोल्ड जो रख रहे हैं वो बेलमेंट की तरह है, बट यहाँ पर क्या है, लोन का एलिमेंट है। दूसरी तरफ जब हम बेलमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार का लोन का एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर जो बेलमेंट है, बेलमेंट के अंदर हमेशा जो मूवेबल जो असेट्स होती है केवल उसी का बेलमेंट किया जाता है। जो इमूवेबल असेट्स है उनका बेलमेंट नहीं किया जाता। उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर जो प्लेस किया जाता है या गिरवी रखा जाता है जमानत के तौर पर, वह केवल जो मूवेबल असेट्स है, जो मूवेबल गुड्स है, उन्हीं को प्लेस कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। यदि आप लोन के बदले किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं, जमानत के तौर पर रख रहे हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस नहीं कहेंगे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज हिंदी में दोनों का मतलब गिरवी के अनुबंध है, लेकिन जो इंग्लिश के अंदर जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी लोन के पर्पस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जमानत के तौर पर रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, और यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी को या असेट्स को आप किसी क्रेडिटर के पास या आप जहां से लोन ले रहे हैं उसके यहाँ गिरवी के तौर पर, जमानत के तौर पर रख रहे हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये तो बात हुई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 से लेकर 178 तक डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जो डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, ये देखिए जो डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 172 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में, इसको समझना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी कंटेंट है उसको स्टडी करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
प्लेस क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस is called place. The bailor in this case called the pawner and bailey is called pawni. अब देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यानी जब बेलमेंट ऑफ गुड्स, जो भी वस्तु का निक्षेप है या बेलमेंट है, एज ए सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के पर्पस के लिए या जमानत के तौर पर किया जाता है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और पेमेंट ऑफ डेप्ट यानी ऋण के भुगतान की जमानत के तौर पर या कोई वचन है उसको पूरा करने के संबंध में, तो फिर उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस या फिर गिरवी के अनुबंध के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो पार्टी होती है, जैसे बेलमेंट के अंदर हमने दो पार्टी के बारे में पढ़ा था। बेलमेंट में दो पार्टी थे, एक बेलर और दूसरा बेली। बेलर है वो किसी पर्पस के लिए अपने गुड्स है दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करता है या उधार देता है, और बेली है उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है या किसी व्यक्ति से उधार वस्तु प्राप्त करता है, तो उसे हम बेली के नाम से जानते थे। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लेस का, प्लेस के केस में क्या होता है? प्लेस में भी दो पार्टी हैं। फर्स्ट जो व्यक्ति लोन ले रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, तो मैं बैंक के अंदर जैसे 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, उसके बदले मैंने जो गोल्ड है वो बैंक में रखा, तो मैं यहां पर क्या कहलाऊंगा? यहां पर देखिए पावनर, ठीक है ना, यानी जो व्यक्ति जमानत के तौर पर जो मूवेबल एसेट्स को जो है लोन देने वाले यानी जो क्रेडिटर्स हैं उसके यहाँ पर रखता है, जमानत के तौर पर गिरवी रखता है, उसको हम पावनर कहते हैं, ठीक है ना। बेलमेंट में उसी का नाम क्या था? बेलर, ठीक है ना। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में बेलर को पावनर के नाम से और जो बेली है उसको हम पावनी के नाम से जानते हैं। अब देखिए हिंदी में क्या कहते हैं पावनर और पावनी को? देखिए गिरवी करता यानी गिरवी रखने वाला, और गिरवी ग्राही यानी गिरवी रखी गए सामान को प्राप्त करने वाला, उसको हम पावनी के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या जानकारी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में वो समझ आ चुकी है। इसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है उसके अंदर किस प्रकार की जो गुड्स है उनको हम रख सकते हैं। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है उसमें हम बात कर रहे हैं गुड्स का। गुड्स यानी मूवेबल असेट्स, मूवेबल असेट्स, ये बहुत समझना जरूरी है। गुड्स का मतलब मूवेबल असेट्स। अब देखिए जो मूवेबल असेट्स या जो प्रॉपर्टी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वैल्यूएबल्स यानी जो कीमती सामान है या वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स
यानी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, ठीक है, उसको भी आप जो है जमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स कितने प्रकार के होते हैं जनरली? रेलवे रिसिप्ट्स, रेलवे रिसिप्ट्स, और नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, अब ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा इस साइड में लिख देता हूं। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग। अब यहाँ पर ये रेलवे रिसिप्ट और बिल ऑफ लेडिंग, इनको भी आप क्या है गिरवी रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये वैल्यूएबल्स के अंदर हो गया, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड है ना, इस तरीके का प्लेटिनम है, ज्वेलरी है, कोई आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं। जो रेलवे रिसिप्ट क्या है कि आपका रेलवे से कोई भी जो सामान आ रहा है और जो डिपॉजिट आपने सामान करवाया रेलवे के पास, उसका रिसिप्ट है, आप उसको भी गिरवी के तौर पर रख सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, यदि आपने कोई गुड्स है वो इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, आपका जो गुड्स है बाहर से आ रहा है, तो उसके जो बिल्स हैं उनको भी आप गिरवी के तौर पर रख सकते हैं। तो ये गुड्स के बारे में अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड प्लेन। यानी एक वैध गिरवी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है जुडिशियल पोजीशन ऑफ गुड्स, जुडिशियल पोजीशन ऑफ गुड्स, possession of goods must be with pawner, must be with pawner। अब यहां पर ये इसका मतलब समझिए क्या है कि जो गुड्स का जुडिशियल, ठीक है, एक प्रकार से वैधानिक जो नियंत्रण है वो पावनर के पास होना चाहिए, ठीक है ना। पावनर यानी जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, जो अपनी वस्तु को क्रेडिटर के पास, ऋणदाता के पास गिरवी के तौर पर रख रहा है, तो उस वस्तु पर जो अधिकार है
वो पावनर का होना चाहिए, कानूनी रूप से नियंत्रण, तभी वह अपनी वस्तु को दूसरे के यहाँ गिरवी रख सकता है जमानत के तौर पर। नेक्स्ट है, द गुड्स मस्ट बी in existence at the time of making contract of place, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में एंटर हो रहे हैं, गिरवी अनुबंध आप कर रहे हैं, उस समय जिस गुड्स को आप गिरवी के तौर पर रखेंगे, जमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रखेंगे, वह एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए है वो फिल्म प्रोड्यूसर है, ए को पैसे की जरूरत है 100 करोड़ रुपए की। ए ने बी से 100 करोड़ रुपए की मांग की और ये कहा कि जैसे ही मूवी बन जाएगी उसके बाद मैं अपनी मूवी आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा, ठीक है ना। ए ने बी से ये कहा। अब देखिए अभी तक मूवी बनी नहीं और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर जिस भी वस्तु की जो है गिरवी के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर, जमानत के तौर पर रखा जाता है, वह वस्तु एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी आपके पास यदि गोल्ड है तो आप उसको गिरवी रख सकते हैं, पर ये नहीं कहेंगे कि अभी मैं गोल्ड खरीदूंगा और उसके बाद आपके यहाँ पर गिरवी रखूंगा। नेक्स्ट है, द गुड्स और प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। द गुड्स और प्रॉपर्टी must be movable। इस पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो गुड्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर या असेट्स है या प्रॉपर्टी है वो मूवेबल नेचर की होनी चाहिए। यदि इमूवेबल नेचर की होगी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज हो जाएगा, प्लेस नहीं होगा। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर। देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ possession of goods from pawner to pawnee, from pawner to pawnee। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है उसके अंदर जो गुड्स का ट्रांसफर है वो पावनर से पावनी की तरफ होना चाहिए। यानी पावनर के द्वारा जो भी गुड्स है मूवेबल गुड्स, उसका ट्रांसफर पावनर को करना जरूरी है। ये ट्रांसफर है ये एक प्रकार से एक्चुअल डिलीवरी के रूप में हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के रूप में हो सकता है, सिंबॉलिक डिलीवरी के रूप में हो सकता है। एक्चुअल डिलीवरी के अंदर जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन बैंक को जो है डिलीवर कर देते हैं तो उसे हम एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है कि आप के पास जो गोल्ड के बॉन्ड्स हैं,
ठीक है ना, आपने परचेज कर रहे हैं, आप वो गिरवी रख देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से उसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं। आप रेलवे रिसिप्ट को बैंक के पास रखते हैं तो वो भी एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव जो है डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। बट जो है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है वो जरूरी है। नेक्स्ट है द डिलीवरी ऑफ गुड्स is made as security for debt अब देखिए जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है पावनी को, उस गुड्स को ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है कि लोन के लिए सिक्योरिटी देना, जमानत देना, ठीक है ना, कि यदि आप जो डेटर है वह लोन का जो है पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में क्रेडिटर उस गुड्स को बेचकर उस लोन की वसूली कर सके। नेक्स्ट है द गुड्स एंड प्रॉपर्टी प्लेस्ड must be sellable, जो भी गुड्स या प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही है वह गुड्स सेल करने, विक्रय योग्य होनी चाहिए। जिस गुड्स को सेल नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, उस गुड्स को यदि जमानत के तौर पर रखा जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के नाम से नहीं जानेंगे। नेक्स्ट है पहले आप इन पॉइंट्स को है वो नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। वीडियो पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेवंथ नंबर पॉइंट है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस पावनर only transfer possession of goods, not ownership। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुड्स
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर पावनर के द्वारा पावनी को ट्रांसफर की जाती है, वह केवल पोजेशन को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जो गुड्स है वो जमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाएगी और इसमें किसी प्रकार का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होता। जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होता है वहां पर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नाम से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट है द गुड्स must be returned, the goods must be returned after repayment of डेब्ट। देखिए, जब भी जैसे आपने बैंक से लोन लिया, उसके बदले बैंक में गोल्ड रखा जमानत के तौर पर, तो जैसे ही आप बैंक का लोन का रीपेमेंट कर देते हैं विद इंटरेस्ट, तो बैंक आपको वापस है वो जो सोना रखा है वो आपको लौटा देगा। नेक्स्ट है simultaneous performance of debt and place activities not essential debt and place activities not essential। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि आप पहले जो है जरूरी नहीं है कि गोल्ड आप जो जमानत के तौर पर जो गिरवी रख रहे हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को और जो लोन ले रहे हैं वो दोनों एक साथ हो। आप पहले जमानत के तौर पर रख सकते हैं और उसके बाद आपको लोन दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नो टर्मिनेशन ऑफ प्लेस कॉन्ट्रैक्ट। No termination of place contract by redelivery ये पॉइंट थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, तो इसको समझना है। नो टर्मिनेशन ऑफ प्लेस कॉन्ट्रैक्ट बाय रीडिलीवरी, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये यहां पर मैं एक जैसे ये सुमन, ठीक है, एक महिला है सुमन नाम की, ठीक है, और उस महिला ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, और यहां पर लोन के बदले जो महिला है उसने अपनी जो ज्वेलरी है या जो है वो वहां पर बैंक में रख दी, ठीक है ना। तो एक प्रकार का ये क्या होगा, ये प्लेस हो गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। यानी सुमन ने बैंक से जो लोन लिया
1 लाख रुपए का उसके बदले अपनी ज्वेलरी है जमानत के तौर पर बैंक में रख दी। अब क्या होता है, देखिए सुमन को किसी लोन लेने के बाद 1 महीने बाद है अपने रिलेटिव के यहाँ कोई मैरिज फंक्शन है, शादी है, उसमें जाना है। तो सुमन ने बैंक से संपर्क किया और रिक्वेस्ट की कि 2 दिन के लिए जो ज्वेलरी सुमन ने बैंक के यहाँ जमानत के तौर पर, गिरवी के तौर पर रखे हैं, वो उसे एक बार जो है लौटाएं और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, क्योंकि वह उन ज्वेलरी को पहनकर अपने रिलेटिव की शादी में, मैरिज फंक्शन में जाना चाहती है, उसको अटेंड करना चाहती है। तो बैंक ने सुमन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसको जो ज्वेलरी है वो 2 दिन के लिए पहनने के लिए दे दी। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद जैसे ही सुमन जो मैरिज फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाएगी, उस ज्वेलरी को दोबारा जो बैंक के अंदर रख देगी जमानत के तौर पर। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है, पहले बैंक के अंदर ज्वेलरी को जमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रखा, बट किसी मैरिज फंक्शन में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए जो सुमन ने वह ज्वेलरी है वो बैंक से एक बार वापस ले ली और फिर दोबारा मैरिज फंक्शन को अटेंड करने के बाद उन ज्वेलरी को बैंक के अंदर वापस जो है जमानत के तौर पर रख दिया। तो ये सभी ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी रीडिलीवरी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप यदि जो प्लेस्ड गुड्स है उसको यदि वापस ले लेते हैं, वापस फिर जमा कराते हैं, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है वो समाप्त नहीं होता। तो ये पॉइंट्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के बारे में जो डिफरेंट जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।